हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल मिस्ट्री सिंप्लीफाइड। कल के लेक्चर में हमने कवर किया था एवोल्यूशन और हिस्ट्री, जिसमें हमने 1850 से लेके 1857, 1862 और 1866 का स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट देखा था। दैट पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के बारे में बात होना स्टार्ट हो गई थी। डिटेल में कुछ डेफिनेशन नहीं आई थी, डिफाइन नहीं था, जस्ट बात होना स्टार्ट हुई थी कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज होनी चाहिए। इसका रेगुलेशन और प्रॉपर डेफिनेशन आई थी 1913 में, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए 1866 को डिटेल में देख लेते हैं। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। The act was heavily modeled after the English Companies Act of 1862, reflecting the colonial government's desire to mirror the British corporate structures in Indian subcontinent. तो think of it as बिजनेस बढ़ रहा था, रेलवेज, बैंक्स, फैक्ट्रीज, ट्रेडिंग कंपनीज। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इंग्लैंड में ऑलरेडी इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1862 आ चुका था, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ते हुए आए हैं। 1862 जो था वो इंग्लैंड का एक्ट था, इंडिया का नहीं, जो काफी मॉडर्न था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा जब इंग्लैंड में कंपनी सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है तो इंडिया में भी वही मॉडल अप्लाई कर देते हैं। इसी अप्रोच के साथ इन्होंने कंपनीज एक्ट 1866 इंडिया में इंट्रोड्यूस करा। ये एक्ट इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1862 पर हेविली बेस्ड था। कंपनी स्ट्रक्चर होता है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, सब कुछ ब्रिटिश कॉर्पोरेट स्टाइल में ही डिजाइन था। तो इसके बाद सक्सेशन ऑफ लॉज देखते हैं। इट वाज द थर्ड मेजर पीस ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन इन इंडिया फॉलोइंग द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट ऑफ 1850, which first allowed the registration, and the act of 1857, which introduced the principle of limited liability. अब इसे समझ लेते हैं और थोड़ा कल का जो वीडियो था उसका भी रिवीजन करते हुए चलेंगे जो हमने पढ़ा था। अब आप ये मत सोचिएगा कि बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ऐसा नहीं है, रिवीजन ही आपका होता जाएगा तो ये और अच्छा है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार बोला लोग मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन अलाउड है, लेकिन अगर कंपनी लॉस में चली गई तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है, इसलिए लोग डर रहे थे इन्वेस्टमेंट करने से। सही है, ये 1850 का था। फिर 1857 में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स के फियर को देखते हुए रिस्क थोड़ा कम कर दिया। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। अब शेयर होल्डर्स सिर्फ अपने शेयर के पैसों तक ही रिस्पॉन्सिबल थे, पर यह सिस्टम अभी भी वीक और डेवलपिंग स्टेज में था। इस पॉइंट को याद रखिए, ये सिस्टम 1857 में अभी भी वीक और डेवलपिंग स्टेज में था। लिमिटेड लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है दो इंट्रोड्यूस हो गया था, बट इट वाज इन वीक एंड डेवलपिंग स्टेज। इसके बाद कंपनीज एक्ट 1866 आया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला अब टाइम आ गया है प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग कंपनी लॉ का। इस एक्ट ने रजिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज्ड बनाया, लिमिटेड लाइबिलिटी को फर्म फाउंडेशन दी। एक चीज और देखते हुए चलेंगे इसमें कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के बारे में बात होना स्टार्ट हुई। पिछले वीडियो में हमने ये चीज देखी थी कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, लास्ट के पार्ट में, कि इनके बारे में बात होना स्टार्ट हो गई थी। डिटेल में कोई डेफिनेशन, कोई प्रोविजन नहीं आया था इनके बारे में, ये बाद में आएगा। इसलिए इस एक्ट को इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ माना जाता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर्ड थी। अब इम्पैक्ट देख लेते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, it reinforced the concept of limited liability which had been extended to banking companies just a few years earlier in 1860. यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए आप। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो बार बार आ रहा है, हम 1850 से देखते हुए आ रहे हैं और अभी तक लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। कहीं ना कहीं लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में बात हो रही है। अब कंफ्यूजन ये रहता है किस स्टेज में, किस एक्ट में, कैसे चलता हुआ आ रहा है ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1850 में तो लिमिटेड लाइबिलिटी थी ही नहीं, है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। फिर 1857 में लिमिटेड लाइबिलिटी आई पर रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में। 1860 में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज पर अप्लाई हो रही थी, सिर्फ कंपनीज पर। बैंक्स पब्लिक का पैसा लेते थे, अगर बैंक फेल हो जाते थे तो डिपॉजिटर्स का पैसा डूब जाता था, शेयर होल्डर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो भी सीज हो जाती थी। इसलिए लोग बैंक से शेयर्स लेते हुए डरने लग गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा अगर बैंक स्ट्रांग नहीं होंगे तो पूरी इकोनॉमी तो हिल जाएगी। 1860 में लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट बैंकिंग कंपनीज तक ही एक्सटेंड किया गया। मतलब थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ इसे, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो बैंक के शेयर होल्डर्स अब अपनी पूरी प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे इस कॉन्सेप्ट के आने के बाद, सिर्फ अनपेड शेयर कैपिटल तक ही लायबल थे।
और एक्ट 1866 के बाद इनको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, मतलब शेयर होल्डर्स का रिस्क लिमिटेड हो गया, बिजनेस करना सेफर हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लग गया। इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी बार बार मेंशन होती है, क्योंकि हर एक्ट के साथ ये कॉन्सेप्ट और पावरफुल होता गया और रिजिड होता गया और फर्म होता गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद रेगुलेटरी फाउंडेशन, while it lacked rigorous modern auditing standards, it established the basic requirements for companies to submit annual returns to registrar. कंपनीज एक्ट 1866 ने कहा कंपनीज को सिर्फ बनाओ मत, उसका रिकॉर्ड भी रखो। कंपनीज को अपनी डिटेल्स मेंशन करनी थी। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनुअल रिटर्न्स रजिस्ट्रार को सबमिट करनी थी। तो एनुअल रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट इसमें आया था 1866 में। लेकिन आज जैसी ऑडिटिंग रूल्स नहीं थे उस टाइम पे, डेफिनेटली नहीं होंगे। ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड थी, फिर भी ये रेगुलेशन और मॉनिटरिंग का फर्स्ट स्टेप जो इनिशिएट हुआ था वो इसमें ही हुआ था। इसके बाद हम एवोल्यूशन देख लेते हैं। एवोल्यूशन आफ्टर 1866, द एक्ट रिमेन्ड द प्राइमरी अथॉरिटी until it was recast in 1882 to keep pace with further amendments in English law. 1866 के बाद क्या हुआ, टाइम के साथ इंग्लैंड में कंपनी लॉज और मॉडर्नाइज हुए, इंडिया को भी अपडेट की जरूरत पड़ने लग गई। इसलिए 1882 में कंपनीज एक्ट 1866 को रिकास्ट कर दिया गया। अब हम इसके बाद कंपनीज एक्ट 1882 को देखेंगे। अब तक की सारी चीजें आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए अब 1882 पे प्रोसीड करते हैं। कंपनीज एक्ट 1882 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लीगल कंसोलिडेशन। It was enacted to replace and recast the Companies Act of 1866, which had been the first truly comprehensive act for the incorporation, regulation and winding up of companies. अलग अलग प्रोविजंस जो स्कैटर्ड थे उनको एक कंसोलिडेटेड लॉ में 1866 में लाया गया था। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट इस एक्ट में ज्यादा है नहीं, इसलिए विल डायरेक्टली गो टू इट्स इम्पैक्ट्स। Memorandum of Association. This act introduced the formal concept of Memorandum of Association, which defined a company's objective and powers and providing essential clarity on its operational scope. 1882 के एक्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एमओए। अब यहाँ से कंपनी लॉ थोड़ा मिच्योर होता जा रहा था। 1882 के एक्ट ने पहली बार कहा कि कंपनी को बताना पड़ेगा कि वो करना क्या चाहती है। यहाँ से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आया, मतलब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी की पावर और उसकी बाउंड्री। सिंपल वर्ड्स में कंपनी को वही अथॉरिटी है करने की जो उसने एमओए में मेंशन किया होगा। इससे शेल कंपनीज कम हो गई। शेल कंपनीज क्या होती हैं, जो पेपर वर्क में डिफरेंट दिखाती हैं और उनका जो पर्पस होता है, वो जो काम कर रही होती है वो डिफरेंट होता है, उन्हें हम शेल कंपनीज बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देख लेते हैं वाइंडिंग अप एंड मैनेजमेंट। द एक्ट रिफाइंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज एंड अदर एसोसिएशंस। कंपनी बनाना ईजी हो गया था पर बंद करना नहीं क्लियर था। 1882 के एक्ट ने कंपनी मैनेजमेंट के रूल्स रिफाइन करे। वाइंडिंग अप, कंपनीज बंद कैसे करना है, इसका प्रोसेस डिटेल में दिया गया। 1882 का एक्ट ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक चला था। उसके बाद बिजनेस बदला, इकोनॉमी बदली, इसलिए इस एक्ट में 5 मेजर चेंजेस या अमेंडमेंट्स हुए थे। लेकिन कोर स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग था, इसलिए तुरंत नया एक्ट लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। The 5 major amendments to the Companies Act 1882 were aimed at tightening incorporation, clarifying company objectives, regulating capital and management, and streamlining winding up procedures. ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं कंपनीज एक्ट ऑफ 1913 पे। की फीचर्स ऑफ द ओरिजिनल 1913 एक्ट। मेंबर मिनिमम्स। It prohibited partnerships of more than 10 persons for banking or 20 persons for other business unless registered as a company. इस एक्ट ने एक इंपॉर्टेंट रूल इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी बैंकिंग बिजनेस में है तो 10 से ज्यादा पर्सन्स पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते, और किसी बिजनेस में है तो 20 से ज्यादा पर्सन पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते। और अगर इसकी लिमिट क्रॉस हो रही है तो यू विल हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड एज कंपनी। तो इसका पर्पस है अनरेगुलेटेड लार्ज पार्टनरशिप फर्म्स को कंट्रोल करना और पब्लिक ट्रस्ट को बना के रखना, so that there could be proper accountability in this sector. Next, codification of company law under the Companies Act 1913 provided a clear legal definition of a company, regulated the appointment, powers, and duties of directors, formalized the role and responsibilities of auditors, laid down rules governing shareholders' meetings, strengthened the registrar of companies as a key regulatory authority.
तो 1913 एक्ट ने कंपनी लॉ को प्रॉपरली कोडिफाई किया, कंपनी की लीगल डेफिनेशन दी, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और ड्यूटीज रेगुलेट करे, ऑडिटर्स का रोल फॉर्मलाइज किया और शेयर होल्डर मीटिंग्स के रूल्स बनाए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का सिस्टम स्ट्रेंथन किया which was dwindling and uncertain. Next, administrative oversight. It established a clear role for the registrar of companies to oversee registration and compliance. तो इस एक्ट में जो रजिस्ट्रार था उसे सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं रखने हैं, उसे प्रॉपर कंप्लायंस करना पड़ेगा, प्रॉपर कंप्लायंस अथॉरिटी बनी। उसके पावर्स मेंशन हुए, रजिस्ट्रेशंस को वेरीफाई करना, स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स इंश्योर करना और लीगल डिफॉल्ट्स पर एक्शन लेना। Major amendments. Managing agency system. It introduced stricter controls over the managing agency system, which was dominant but often exploitative business structure in India at that time. ब्रिटिश इंडिया में कोई कंपनीज खुद डायरेक्ट मैनेज नहीं होती थी, एक मैनेजिंग एजेंट अपॉइंट करी जाती थी। ये मैनेजिंग एजेंट इंडिविजुअल या फर्म का होता था और कंपनी के डे टू डे सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता था। तो कंपनी के पैसों का मिसयूज हो जाता था, अक्सर एक्सेसिव रिन्यूमरेशन लेते थे और पर्सनल इंटरेस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट से ऊपर रखा जाता था। डेफिनेटली जब एक के हाथ में अथॉरिटी है, ऑटोनॉमी आ जाएगी तो वो डोमिनेंट हो जाएगा और मिसयूज करेगा, तो वही हो रहा था। तो इसका रिजल्ट ये था, एक्सप्लॉयटेशन और मिसमैनेजमेंट कॉमन हो गया था। तो 1913 के एक्ट के अमेंडमेंट्स ने मैनेजिंग एजेंट्स पर स्ट्रिक्टर चेक्स लगाए, उनकी पावर्स और रिन्यूमरेशन रेगुलेट करी, जिससे कॉर्पोरेट पावर का मिसयूज रुका। Disclosure. It enhanced requirements for the prospectus and financial disclosures to protect investors. पब्लिक कंपनीज कैपिटल रेज कर रही थी पर इन्वेस्टर्स के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, इसलिए प्रोस्पेक्टस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग की गई। इससे इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प मिली, क्योंकि प्रोस्पेक्टस तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। क्या आपकी कंपनी के रूल्स हैं, क्या मैनेजमेंट है, क्या कंप्लायंसेस हैं, तो वो सारी चीज़ें नॉलेज में होना आपके बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड विदाउट प्रोस्पेक्टस फ्रॉड हो रहा था, सप्रेशन हो रहा था इन्वेस्टर्स का, तो इसलिए प्रोस्पेक्टस का स्टैब्लिशमेंट किया गया कि प्रोस्पेक्टस इंट्रोड्यूस करा जाएगा। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन. इट प्रोवाइडेड न्यू पावर्स फॉर द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट अ कंपनीज अफेयर्स इन केस ऑफ सस्पेक्टेड मिसमैनेजमेंट. गवर्नमेंट को कंपनी अफेयर्स इन्वेस्टिगेट करने का पावर दिया गया। केसेस जैसे फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन वगैरह, गवर्नमेंट इन सब में इंटरवेंशन कर सकती थी और ये चीज लीगली जस्टिफाइड हो गई थी अब इन दिस एक्ट. पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रांजिशन. In 1950, the Bhabha Committee was appointed to overhaul 1930s Act entirely to suit the new independent India. Their recommendations led to the Companies Act of 1956, which finally repealed the Act 1913 legislation. 1947 के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था और जो कॉलोनियल लॉज थे वो आउटडेटेड हो गए थे, इसलिए 1950 में भाभा कमेटी अपॉइंट हुई. कमेटी का रोल था 1913 के एक्ट को मॉडर्न इंडिया के नीड्स के हिसाब से रीडिजाइन करा जाए. तो अब बाकी दो एक्ट हमारे पास, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम कल के वीडियो में कवर करेंगे. आज ये काफी लेंदी हो जाएगा, तो वील कंटिन्यू दिस टुमारो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.